जाति जो व्यवस्था है वो उसका इतिहास अलग है, उस पर हम जैसे लोगों ने काफ़ी काम किया है कि आप कोई एक भारतीय जाति व्यवस्था नाम की चीज़ कोई एग्जिस्ट नहीं करती। इट इज नथिंग कॉल्ड इंडियन कास्ट सिस्टम। हर रीजन का अपना एक जाति व्यवस्था है। वो अम्बेडकर भी बात करता है इस किताब में कि हाँ भाई जो ब्राह्मण है तमिलनाडु का, उसका पंजाब के ब्राह्मण के साथ कोई लेना देना नहीं, ना ही उनका जो स्टेटस हायरार्की है वो एक जैसी है, और इसका हमें एम्पिरिकली बहुत पता है। और जाति व्यवस्था का जो लोकल कॉन्टेक्स्ट है वो अलग अलग है, क्योंकि उसका आर्थिक कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है, और उसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि हर जगह पे ब्राह्मण सुप्रीम हो। हमारे यहाँ एक प्रकाश टंडन ने किताब लिखी थी बहुत पहले, अर्ली 20th सेंचुरी में, कॉल्ड पंजाबी सेंचुरी, और वो कहते हैं कि हमारे यहाँ पंजाब में तो जो दलित है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण जो है वो दलित से थोड़ा सा ऊंचा होगा। जो पंजाब का गाँव में जट हो या शहर में खत्री हो, दे आर द वंस हु आर सुपीरियर मोस्ट, उनसे ऊपर कोई नहीं है। राजस्थान में भी जाइए, राजपूत से ऊपर ब्राह्मण थोड़ी हो जाएगी। और जो ब्राह्मणों में भी अलग अलग ब्राह्मण होते हैं। हमारे एम एन श्रीनिवास लिखते हैं, वो रामपुरा एक गांव है, रामपुरा, तो उन्होंने कहा कुडगहाली विलेज कर्नाटका, मैसूर में उन्होंने स्टडी किया था, तो खुद कहते हैं कि हाँ भाई एक ब्राह्मण है जिसके पास जमीन है, जमींदार है, उसकी इज्जत होती है, लेकिन एक ब्राह्मण वो भी है जो अनटचेबल है। तो जो सच्चाई है जाति व्यवस्था की वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो बहुत डाइवर्स है, उसके बहुत बहुत रूप है। और उस जाति व्यवस्था में, जिस पे बात करने की मैंने पहले बात की थी, उस जाति व्यवस्था में बहुत बदलाव आया है पिछले, खास तौर पे 100 साल में कहे जाएं, या पिछले 50-60 साल 70 साल में वो जाति व्यवस्था बहुत बदल गई है। किसी भी गांव में आप चले जाइए इंडिया में आपको बहुत कम जो दलित मिलेंगे, उनको अनटचेबल्स कहते थे, जो अपने आप को अब अनटचेबल कहने को तैयार है। तो ये कहें कि हाँ भाई ठीक है जी, हमारे तो कर्म ऐसे थे, इसीलिए भी हमें तो उसी एरिया में रहना, उसी से हमारी भलाई है, हम कहीं अफसर नहीं बनना चाहते, हम कहीं पढ़ने नहीं जाना चाहते। वो नहीं रहा। जो एक दलित का अपना सोचने का तरीका है अपने बारे में, वो अपने आप को नागरिक मानता है, और ये लार्जली ट्रू है। और ये नागरिक मानने का जो प्रोसेस है वो एक आर्थिकता के साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि जो पहले वाला ढांचा था, जिसको कुछ लोग जजमानी सिस्टम बोलते हैं, वो टूट गया है। अब गांव में जो लोग रहते हैं, हमने एम्पिरिकल काम किया पूरी जगह, पूरे इंडिया में, थोड़ा बहुत वेरिएशन है, बिहार के इंटीरियर में भी हमने स्टडी किया है, पंजाब में जहाँ ग्रीन रेवोल्यूशन सबसे पहले आया था वो भी स्टडी किया है। हर जगह पे जो पुराने गांव के संबंध होते थे वो टूट गए, कोई डिपेंडेंसी नहीं है, ना तो वो किसी को मानता ही, ना ही कोई किसी में हिम्मत है कि उसको रुकवा सके। उस तरह से जो जमींदारा होता था बिहार का या उड़ीसा का या मध्य प्रदेश का या राजस्थान में भी जो राजपूताना हुआ करता था, वो सब टूट गया है। ठीक है, एलिमेंट उसके हैं, ये नहीं कि खत्म हो गया है, लेकिन वो टूट गया है। टूटने के बाद भी काफी कुछ बचा रहता है, वो सब हुए। और वो टूटा है आर्थिक विकास के साथ, और ख़ास तौर पे जो 1990 के दहाके तक एक नया दलित मध्यम वर्ग निकल के आता है, और वो अम्बेडकर उसकी फाउंडेशन है, लेकिन जो रिजर्वेशन सिस्टम है वो फैसिलिटेट करता है उसको। और जो दलित मध्यम वर्ग की आवाज़ निकल के आती है वो है काशीराम। और वो दलित मध्यम वर्ग के साथ पूरा का पूरा जो उसका एक नैरेटिवाइजेशन है, जिस तरह से जाति की बात की जाएगी वो भी बदल जाता है। जाति पहले होती थी कि हमें जाति सिस्टम क्या है, तो उसके लिए आप ब्राह्मण जाकर बताएगा कि जाति व्यवस्था यही है। लेकिन 1990 के बाद अगर आपको जाति को, सारी दुनिया में अगर जाति को समझना है तो उसके लिए आपको दलित ऑटोबायोग्राफी समझनी पड़ेगी। तो ये जो सिटीजनशिप वाला नैरेटिव है ये 1990 में आता है। तो ये बहुत सिग्निफिकेंट चेंज है। ये जैसे हम कह रहे थे उसी क्रांति का अनफोल्डिंग है। उस क्रांति के अनफोल्डिंग में रिलेशनशिप्स काफ़ी चेंज हो जाते हैं, और रिलेशनशिप्स के चेंज के प्रोसेस में अपने आप एक डेमोक्रेटाइजेशन भी आता है। अभी हम पंजाब में एक स्टडी कर रहे हैं, गांव में, संगरूर के पास एक गांव है, उससे पहले मैंने हरियाणा में काम किया है, बिहार में भी स्टडी किया है, हिमाचल में भी स्टडी किया है। हिमाचल में अभी भी कास्ट बहुत स्टिकी है, लेकिन बिहार और पंजाब और हरियाणा और साउथ इंडिया की बहुत सारी स्टडीज़ मैंने पढ़ी है। उसमें यह है कि जो गाँव का जो ढांचा है उसमें खास तौर पे जो राजनीतिक ढांचा है, प्रजातंत्र जिसको बोलते हैं, हम उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं देते, लेकिन रिजर्वेशन में बहुत क्रांति लाई है। अगर आपको सरपंच बनना है गांव का, अगर जो डोमिनेंट कास्ट है, जो पावरफुल कास्ट है, अगर उनको पावर में रहना है तो उसके लिए उसको दलित को अकोमोडेट करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उनके अपने जो रिश्तेदार हैं वो तो बहुत सारे गाँवों से छोड़ के शहर चले गए,
अब वोटर कौन है गांव में, वोटर मिलेगा आपको दलित मिलेगा या ओबीसी मिलेगा। बहुत सारे गांव इंडिया में अब ऐसे हैं तो कम से कम भी 10, 15, 20, 25% हो गए जहाँ पे सो कॉल्ड अपर कास्ट रहे ही नहीं, है ही नहीं, अब कोई भी नहीं, सब छोड़ के चले गए। बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ दलित और ओबीसी रहते हैं। सिग्निफिकेंट उस तरह का सर्वे हुआ नहीं है, लेकिन अगर किया जाए तो बहुत सारे, तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ बात करें, उसके घर भी जाएगा, वो उसके घर भी जाएगा। अब एट्रॉसिटीज़ भी होती हैं, कास्ट वायलेंस भी होती है, लेकिन कास्ट नेगोशिएशन, कास्ट अकोमोडेशन जिसको बोलते हैं, वो भी बहुत होता है। तो जाति व्यवस्था के लेवल पे बहुत सिग्निफिकेंट डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है इंडिया में। वो जो अम्बेडकर रेवोल्यूशन जो है वो कहीं ना कहीं से ट्रांसलेट सच्चाई में हो रहा है। हम जितने मर्जी सिनिकल हो, जब आप जाके नीचे देखेंगे, किसी भी एक दलित मोहल्ले में चले जाइए, किसी गरीब से पूछिए, कहीं पे भी इंडिया में चले जाइए, आप बताइए पिछले 50 साल में आपकी ज़िंदगी में क्या बदला है। 60, 70 साल, 80 साल के बदले की बात की, पिछले 40 साल में क्या बदला है। मैंने बहुत बार ये सवाल पूछे, सारे इंडिया से पूछे। अब कोई से ने भी ये नहीं कहा कि हाँ भी हमारी हालत पहले से बिगड़ी है। तो गाँव में रहता है, शहरों की बात नहीं कर रहा हूँ, कॉलेज से बोलेंगे, लेकिन हाँ ठीक है जी, पहले तो खाना नहीं मिलता था, एक टाइम खाना मिलता था, कभी मिलता ही नहीं था। अभी एक खाना मिल जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अभी हमारी औकात है, हमारा वोट है, बराबर है। बहुत सारी चीज़ों पे लेवल पे वो एक जो क्रांति है वो ट्रांसलेशन हो चुका है। लेकिन फाइनल जो बात मेरी है कि वो जो रेवोल्यूशन की बात है, अगर उसको रेवोल्यूशन को समझता है तो काउंटर रेवोल्यूशन को भी समझना बड़ा जरूरी है। ये कोई इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है। जो बदलाव आया है उस बदलाव के अगेंस्ट जो फोर्सेस हैं वो भी कायम है, वो हमेशा थी, वो ख़त्म नहीं हुई, और वो स्ट्रगल चल रहा है। वो स्ट्रगल किसी ना किसी लेवल पे काफ़ी पावरफुल हो गया है। और उसमें जैसे मैंने कहा कि 2 लेवल हैं, एक है जाति विचारधारा और दूसरी है जाति व्यवस्था। अब जाति व्यवस्था और विचारधारा का संबंध जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है। इसको आप डिस्कस नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते कि जाति विचारधारा का जाति व्यवस्था पे कोई असर नहीं पड़ता, पड़ता है असर। और जाति विचारधारा का जो रेल्म है उसमें अभी जो बात कर रहे थे हम सब लोग जानते हैं, जो काउंटर रेवोल्यूशन है वो इस टाइम पे काफ़ी मजबूत है और वो पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। तो काउंटर रेवोल्यूशन आप उसको हिंदुत्व कह रहे हैं, आप इसको हिंदू राइट विंग कह रहे हैं, जो मर्जी नाम लेना है, लेकिन मेरे हिसाब से वो उस रेवोल्यूशन का डायलेक्टिकल अपोजिट है। काउंटर रेवोल्यूशन है जो बड़े अलग अलग तरीके से वो उस रेवोल्यूशन को अपने अंदर अप्रोप्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अप्रोप्रिएट करने के बाद उसका जो अल्टीमेट पर्पस है वो काउंटर रेवोल्यूशन ही है। हम प्रजातंत्र की बात करते हैं, नागरिकता की बात जो करते हैं, उसकी बात करने के बजाय हम सिर्फ अपना जो हमारा रहने का जो तरीका है, हमारा कौन सा था, हम तो ऐसे थे ही नहीं कभी, लेकिन कहीं ना कहीं से एक जो कि भाई ये सब जो आजकल एक नया वर्ड जो आया है, डीकॉलोनाइजेशन। डीकॉलोनाइजेशन का क्या मतलब है? डीकॉलोनाइजेशन का मतलब है कि सारी जो चीज़ें वेस्ट से आती हैं वो बुरी हैं, उनको निकाल के हमारा जो अपना नेटिव है, अगर हिंदी में बात कर रहे हैं, हिंदी भी तो कोई नेटिव लैंग्वेज नहीं है ना किसी की, तो बनी है खास तौर पे जो 12th-13th सेंचुरी में इवॉल्व हुआ है। लेकिन जो मेन मुद्दा ये है कि जो अम्बेडकर रेवोल्यूशन है उसको अटैक किया जाए। जो भी डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, हालांकि बहुत सारे लेफ्ट विंग वाले लोग भी आजकल डीकॉलोनाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन डीकॉलोनाइजेशन बहुत स्लिपरी वर्ड है। एक बार उस प्रोसेस में चले जाए, हाँ मालूम है अंग्रेज़ों के आने से एक नए तरीके से कास्ट आर्टिकुलेट होती है, ये सच्चाई है, एम्पिरिकल सच है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कास्ट सिस्टम अंग्रेज़ों की बनत है। और अगर हम ये अंग्रेजी इन्फ्लुएंस चला जाए, वेस्ट का इन्फ्लुएंस चला जाए, तो ये कास्ट सिस्टम हमारा खत्म हो जाएगा। फिर तो हम साथ साथ एक दूसरे के साथ रहेंगे मिल के, लेकिन एक दूसरे के साथ किन टर्म्स पे रहेंगे, क्या होंगे आपस में संबंध, एक गाँव में सब इकट्ठे लोग कैसे रहेंगे। तो जो काउंटर रेवोल्यूशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि वो समझते नहीं है इस बात को कि जाति व्यवस्था जो बदल चुकी है उसमें लोग पीछे जाने वाले नहीं हैं, लेकिन विचारधारा में वो स्ट्रगल बहुत है। और उस विचारधारा के स्ट्रगल को हमें भी समझना होगा कि हालांकि जाति व्यवस्था बदल आ गई है, आज एक बड़ा एक एस्पिरेशनल दलित मध्यम वर्ग है जो बहुत अच्छी तरीके से अपने बच्चों को बड़ा कर रहा है, एक शहरीकरण हुआ है, दलितों में अम्बेडकर को लेके एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज वाला स्लोगन अभी भी चल रहा है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा क्लोजली देखें तो उस मध्यम वर्ग में भी काफ़ी ज़्यादा काउंटर रेवोल्यूशन एंटर कर चुका है।
वो क्योंकि कहीं ना कहीं से उनके वेस्टेड इंटरेस्ट आ गए हैं एक आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, उसके आसपास रह के वो सिर्फ एक हिस्सेदारी की राजनीति करते हैं कि हाँ भी हमारे को सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मिल गया, इट डजंट मैटर होम डू यू वोट। तो ये एक जो काउंटर रेवोल्यूशन जो है उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता, हालांकि यह आप ऊपर से रहा है, विचारधारा के तौर पे आ रहा है। दोनों चीज़ें हैं, एक तो ये है कि इसको ज़्यादा डरने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो जब जब व्यवस्था के लेवल पे आएगा तो लोग रिएक्ट करेंगे और ऑलरेडी रिएक्ट कर रहे हैं। व्यवस्था में कोई पीछे नहीं जाना चाहता। आज अगर रिजर्वेशन वापस लेने की कोई बात करेगा तो इमीडिएटली जो रिएक्शन होगा पूरे इंडिया में, हालांकि रिजर्वेशन खत्म हो गया ऑलमोस्ट किसी न किसी तरीके से, आज तो कोई स्कूल नहीं बचे जो सरकारी ढंग के स्कूल है जहाँ पे आप रिजर्वेशन लेकर कुछ फ़ायदा ले सकते हैं। आप बाकी इंस्टीट्यूशन जो हैं उनको भी कोई ये नहीं है कि उनकी सिक्योरिटी IITs का प्राइवेटाइज हो जाए, किस तरह से उसका एक ढांचा बदल जाए, वी डोंट रियली नो। लेकिन कहीं ना कहीं से वो जो व्यवस्था का परिवर्तन है, अगर उसको वो राइट विंग अकोमोडेट करने की कोशिश करता है तो उनको मालूम है कि रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, और उस रिएक्शन के चक्कर में वो अभी किसी न किसी तरीके से उसके साथ नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो काउंटर रेवोल्यूशन की जो रियलिटी है उसको सिर्फ एक फेक न्यूज़ तक लिमिटेड नहीं रहता। वो जो काउंटर रेवोल्यूशन है किसी न किसी तरीके से हमारे समाज में परकोलेट कर रहा है, हमारे सिस्टम में परकोलेट कर रहा है, हमारे संबंधों में परकोलेट कर रहा है। एक किसी न किसी तरीके का जो कम्युनल हेट्रेड है, वही ना दोबारा बात वहीं पे आ जाती है। बुद्धा ने कहा था कि बिगेस्ट क्राइम, अमंग द बिगेस्ट क्राइम, हेट्रेड इज वन ऑफ द मोस्ट सीरियस क्राइम। हेट करना किसी को एक सबसे बड़ा क्रिमिनल एक्टिविटी है। एंड द बिगेस्ट जॉय इज द जॉय ऑफ फ्रीडम। ये बुद्धा के वर्ड्स हैं। सोच कितनी सिमिलैरिटी है जब बुद्धा जब बात करता है और जब वो नानक कबीर और रविदास और सूफी जब बात करते हैं प्यार की, वो यही बात करते हैं। जो हेट है, कहीं ना कहीं से अगर आप हेट को खत्म कर दो एज एन एब्स्ट्रैक्ट प्रोसेस, लोग आपस में प्यार करना शुरू कर दें, एक दूसरे को ह्यूमन बीइंग समझें, यूनिवर्सल ह्यूमनिज्म की जो बात कर रहे थे, तो अपने आप कास्ट के लिए कोई स्पेस नहीं बचता। कास्ट का मतलब है कंटेंट, कास्ट का मतलब है ह्यूमिलिएशन, कास्ट का मतलब है हेट्रेड, हेट्रेड फॉर द पुअर, हेट्रेड फॉर समबडी हु इज बिलो यू। और वो जो हेट्रेड का कल्चर है वो सिर्फ कास्ट तक नहीं आता, वो जेंडर में भी आ जाता है। जो औरत का हेट्रेड है, औरत को नीच समझना या निम्न समझना, तो ये जो प्रोसेस है ये एक कहीं ना कहीं से एक साइड में जो ब्राह्मणिज्म जो मैं बात कर रहा था कि जाति व्यवस्था नाम की चीज़ एक पैन इंडिया लेवल पे हम बात नहीं कर सकते। देयर इज नथिंग कॉल्ड इंडियन कास्ट सिस्टम, बट देयर इज एन इंडियन कास्ट आइडियोलॉजी, एंड दैट आइडियोलॉजी इज द ब्राह्मणिक आइडियोलॉजी, ब्राह्मणिज्म। उसमें ब्राह्मण का सुपीरियर होना भी ज़रूरी नहीं है, जैसे हमारे पंजाब में है, वो सिखों में भी ब्राह्मणिकल कल्चर अभी कंटिन्यू करता है। जब वो अनटचेबिलिटी की बात करते हैं, गाँव में चले जाओ, अभी भी किसी न किसी लेवल पर अनटचेबिलिटी है, मैंने लिखा उस पर रिसर्च भी किया है। या आप मुस्लिम समाज में चले जाओ, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं से वो नफरत है, अनटचेबिलिटी है, उसको कोई और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन उसका नाम जो दिया अगेन 19th सेंचुरी में ये ब्राह्मणिज्म एक नया तरह कंस्ट्रक्ट निकल के आया, उसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। वो काउंटर रेवोल्यूशन का जो प्लेटफॉर्म है या काउंटर रेवोल्यूशन का जो फेस है वो आइडियोलॉजिकल है, वो विचारधारिक है, और विचारधारिक जो है उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हालांकि संबंध बदल गए हैं, उनको अटैक करना बहुत मुश्किल है, और वो एक अपने आप में फोर्स है, उसके अगेंस्ट काम कर रही है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो है, हमारा जो स्पेस है विचारधारिक स्पेस है, हम सब लोग उसे विचारधारिक स्पेस पे ऑपरेट करते हैं। मैं जैसे रिसर्च करता हूँ, आप भाषण देते हैं या नाटक लिखते हैं या एक कविता कहानी लिखते हैं, तो सारा का सारा जो है विचारधारक स्पेस है, और उसको मजबूत करना जो है वो बहुत बहुत ज़रूरी है।